यूपी में जो सबसे बड़ा डेंट लगा है उसमें 3 मुख्य कारण रहे। एक, योगी को हटाने का खुले रूप में समर्थन ना करना, पहली चीज। योगी को हटाने का खुले रूप में समर्थन ना करना। केजरीवाल ने जब से कहा, जो नैरेटिव सेट किया उसका भाजपा के किसी भी लीडर ने कंडेम नहीं किया। कंडेम बोलिए, समर्थन नहीं, कंडेम नहीं, कंडेम नहीं किया इसको, ठीक है, खंडन नहीं किया, सॉरी थोड़ा हिंदी कमजोर आपको मालूम, तो उसका खंडन नहीं किया, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये रहा कि ये अपोजिशन मैनिपुलेशन करने में कामयाब रही कि ये लोग 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे और आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये 3 मुद्दे जो थे ये यूपी में काम आए। और दूसरे, जो यूपी में चुनाव ये जीते भी हैं वो केवल मोदी जी के नाम पे जीते हैं, पहली बात। जो ये कंडेम नहीं किया गया, जैसा कि आपने कहा, ये क्या जानबूझ करके नहीं किया गया? जबकि पहला जो वो था कि 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, ये मोदी जी अमित शाह के लिए प्रचार कर रहे, सेम डे उसका खंडन आ गया पार्टी अध्यक्ष की तरफ से भी, अमित शाह जी की तरफ से भी। लेकिन उसी का सेकंड पार्ट था कि मोदी जी, योगी जी हटाए जाएंगे, उसका कंडेमनेशन नहीं आया। ये जानबूझकर था। देखिए, ये बीजेपी का इंटरनल मैटर, या हो सकता है उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सीरियसली ना लिया हो। लेकिन नहीं, पहले मोदी को सीरियसली लिया, योगी को सीरियसली नहीं लिया ना, अरविंद केजरीवाल को। इसीलिए ना ये मुद्दा मैंने सामने रखा कि भाजपा की सबसे बड़ी गलती है कि इनको क्लियर बोलना चाहिए भैया कि योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। जैसे मोदी जी के बात का खंडन इन्होंने किया, वैसे इसका भी करना चाहिए था। तो एक तो पब्लिक में ये सेंटीमेंट गया। दूसरे, अगर बलिया सीट से नीरज शेखर चुनाव हारे हैं तो इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि राजपूत समाज भी भाजपा को वोट नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज। देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है। 8 तारीख को संभवतः शपथ ले लेंगे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जो सिनेरियो है कि ठीक है, इस बार बीजेपी अपनी बहुमत की सरकार नहीं बनाएगी और नरेंद्र मोदी अपने करियर में पहली बार अल्पमत की सरकार चलाएंगे। एनडीए को जरूर बहुमत मिला, बट बीजेपी की अल्पमत की सरकार बनेगी। और इस बार वो जो उनके एक्सपेक्टेड जो टफ डिसीजंस थे, जो कि वो इलेक्शन कैंपेन में बार बार बोल रहे थे कि इस बार जो कई सारे टफ डिसीजंस वो लेने वाले थे, क्या वो ले पाएंगे? पहला। दूसरा ये कि क्या ये ठीक है, बीजेपी जीत गई, आंकड़ों के खेल में बीजेपी जरूर जीत गई है, बट ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो एजेंडा है, बीजेपी का जो कोर एजेंडा है, वो उसको कहीं ना कहीं एक डेंट पहुंचा है, उसको एक कहीं ना कहीं धक्का लगा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा जी, क्या लगता है जो अभी बीजेपी की सीटें कम हो गई, इतना सारा हाइप क्रिएट करने के बाद, माहौल बनाने के बाद, सोशल मीडिया में कहीं से भी, एग्जिट पोल में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति 300 के नीचे तो बीजेपी को सीट दिखाई नहीं रहा था, एक्सेप्ट कुछ यूट्यूब चैनल्स है। क्या हो गया, कहाँ पे चूक रह गई? चूक ये रह गई कि जो ये माहौल बनाया गया कि 400 पार, तो इसमें कुछ जो वोटर्स थे उनके माइंड में एक नैरेटिव सेट हो गया कि अब तो मोदी जी ने कह दिया 400 पार है, तो वोट नहीं भी देंगे तो भी 400 पार हो जाएगी। तो जो बीजेपी का कोर वोटर्स था वो घर से वोट देने के लिए निकला ही नहीं। मतलब संगठन के कोई ना कोई कमी रह गई। हाँ, कमी रह गई कि वोटर्स को वो पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में असमर्थ रहे। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है। उसके बाद इस चुनाव में विकास मुद्दा था ही नहीं। पहला चुनाव ऐसा था जिसमें हिंदू और मुस्लिम ही मुद्दा था। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देखिए। और दूसरा, इस देश का सबसे बड़ा जो कारण है वो फ्री, यानी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलेगा नहीं। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं आपके हिसाब से कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा था, तो ये तो पिट गया। यानी बीजेपी अपने ही पिच पे पिट गई। बीजेपी ने पिच बनाई थी, हिंदू मुस्लिम आप कह रहे हैं ना? नहीं, भाजपा ने पिच नहीं बनाई थी। आप तो कह, इसके मैनिफेस्टो कांग्रेस का था। क्या फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद तो पूरे हर फेज में ही मतलब दिख रहा था कि मंगलसूत्र, मुजरा और तमाम तरह मुसलमान आरक्षण, हर तरह के सर, मुसलमान आरक्षण की अगर बात करें तो कांग्रेस ने वो दिया देश की जनता को, उसको बताने का कार्य मोदी जी ने किया। आप बंगाल में देखिए। नहीं, और भी तो मुद्दे हो सकते थे ना जिस पे आप मतलब बीजेपी या नरेंद्र मोदी पिच कर सकते। सुनिए, बीजेपी ने जो मुद्दे दिए, बीजेपी ने डेवलपमेंट का ही मुद्दा अहम रखा कि हमने 22 एम्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, ये मुद्दे थे। एयरपोर्ट्स बनाए, ये मुद्दे थे भाजपा के। एजुकेशन सेक्टर का मुद्दा था, हेल्थ सेक्टर का मुद्दा था। लेकिन विपक्ष ने उसको सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट कर दिया हिंदू मुस्लिम आरक्षण विरोधी पे। विपक्ष अपने इस
मैनिपुलेशन कर में कामयाब हो गई। तो ये मतलब मानते हैं कि विपक्ष कामयाब हो गई। अमित जी, क्या कहना है आपका? क्या सेटबैक का मुख्य कारण क्या है? बीजेपी जो इस बार अल्पमत में सरकार बनाने जा रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी की नहीं सरकार बन रही है, क्या मुख्य कारण है? मेरे हिसाब से एक ही कारण रहा, वो रहा हाइप, और दूसरे नंबर पे लोगों का आलसहीन होना कि भैया हम तो जीत ही रहे, वोट डालने का कोई फायदा है नहीं, मोदी जी जीत ही जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मैटर रहा। लेकिन एक सेकंड आपको टोक रहा हूँ, आलस्य तो सिर्फ एक ही कौम में दिखी, बाकी कौम तो मतलब थोक भाव में जा रही थी वोटिंग करने। देखिए भाई, उनका तो क्लियर है ना, उनका एजेंडा क्लियर है उनका। आप इसको ऐसे कीजिए ना कि जो कोर वोटर है बीजेपी का, वो इनको सीरियसली नहीं लिया। ना हिंदू कोर वोटर वो कहानी हो गई ना। हमारे यहाँ बहुत बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी कि एक बार गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो एक पंडित आया, कहा भाई देखो ऐसा है कि ये तालाब है और इसमें गांव वाले सारे मिलके 2 लीटर दूध डालो, एक लोटा नहीं तालाब में तो कल बारिश की संभावना बनेगी। तो गांव वाले ने सोचा यार सब लोग 2 लीटर दूध डालेंगे तो मैं 2 लीटर पानी ही डाल दूंगा। तो पता लगा कि भाई अगले दिन सुबह सारे 2 लीटर पानी डालते रहे, दूध किसी ने नहीं डाला। तो भाजपा के वोटरों के साथ यही हुआ। और यूपी में जो सबसे बड़ा डेंट लगा है उसमें 3 मुख्य कारण रहे। एक, योगी को हटाने का खुले रूप में समर्थन ना करना, पहली चीज। योगी को हटाने का खुले रूप में समर्थन ना करना। केजरीवाल ने जब से कहा है, जो नैरेटिव सेट किया उसका भाजपा के किसी भी लीडर ने कंडेम नहीं किया। कंडेम बोलिए, कंडेम नहीं किया इसको, ठीक है, खंडन नहीं किया, सॉरी थोड़ा हिंदी कमजोर आपको मालूम, तो उसका खंडन नहीं किया, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये रहा कि ये अपोजिशन मैनिपुलेशन करने में कामयाब रही कि ये लोग 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे और आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये 3 मुद्दे जो थे ये यूपी में काम आए। और दूसरे, जो यूपी में चुनाव ये जीते भी हैं वो केवल मोदी जी के नाम पे जीते हैं, पहली बात। जो ये कंडेम नहीं किया गया, जैसा कि आपने कहा, ये क्या जानबूझ करके नहीं किया गया? जबकि पहला जो वो था कि 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, ये मोदी जी अमित शाह के लिए प्रचार कर रहे, सेम डे उसका खंडन आ गया पार्टी अध्यक्ष की तरफ से भी, अमित शाह जी की तरफ से भी। लेकिन उसी का सेकंड पार्ट था कि योगी जी हटाए जाएंगे, उसका कंडेमनेशन नहीं आया। ये जानबूझकर था। देखिए, ये बीजेपी का इंटरनल मैटर, या हो सकता है उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सीरियसली ना लिया हो। लेकिन नहीं, पहले मोदी को सीरियसली लिया, योगी को सीरियसली नहीं लिया ना, अरविंद केजरीवाल को। इसीलिए ना ये मुद्दा मैंने सामने रखा कि भाजपा की सबसे बड़ी गलती है कि इनको क्लियर बोलना चाहिए भैया कि योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। जैसे मोदी जी के बात का खंडन इन्होंने किया, वैसे इसका भी करना चाहिए था। तो एक तो पब्लिक में ये सेंटीमेंट क्या, दूसरे, अगर बलिया सीट से नीरज शेखर चुनाव हारे हैं तो इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि राजपूत समाज भी भाजपा को वोट नहीं किया है। सबसे बड़ा मैटर ये है। पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटना महंगा पड़ गया। जितने कैंडिडेट इनके रहे हैं सबके साथ करीब करीब यही हालात हुई है। जो नहीं, जो राजपूत ने क्यों बायकॉट किया, उनके स्टेटमेंट की वजह से ना। उनकी एक ही मांग थी कि उनका टिकट आप कैंसिल कर दीजिए। भैया नहीं काटे तो उसका परिणाम इनके सामने है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि भैया छोटे मोटे नेताओं का बयान कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कभी कभी पब्लिक जो है वो किसी चीज को, सेंटिमेंट को बहुत ध्यान से समझती है। और देखिए पब्लिक, क्या कहना है आपका? भाजपा की कम सीटें आने का मतलब है भाजपा को एक अलग सा गुमान था कि आरएसएस विरोधी हो गए थे। जेपी नड्डा ने कह दिया हमें आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। आरएसएस ही है जो इनको हिंदुत्व की लाइन में लाके खड़ा करता है। बाकी मोदी योगी कोई इतना बड़ा हिंदुत्व का रखवाला नहीं है। और फिर दूसरा प्लान ये था कि शायद योगी जी को इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। तीसरा ये था कि आरक्षण को लेकर कुछ छेड़खानी करेंगे। और इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम 400 लाएंगे, उस 400 का भी बड़ा हुआ है कि चलो ये हमारी सीट हार जाएंगे, अगली वाली जीत लेंगे। क्या मध्य प्रदेश के अंदर में राजपूत नहीं थे? मध्य प्रदेश में भी तो राजपूत हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। नहीं, जैसा कि हिमाचल में राजपूत नहीं है, हिमाचल की 4 की 4 सीटों पे भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। क्या उत्तराखंड में राजपूत नहीं है? उत्तराखंड की भी 5 की 5 सीटों। यूपी में इतना जो कम सीट आए, इसका क्या फिर कारण है? देखिए ऐसा है कि जहां राजपूत इंपैक्ट कर सकते थे वो केवल 2 स्टेट था, एक यूपी था और एक राजस्थान था। इन दोनों स्टेट में उसका पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आप सीट वाइज एनालिसिस कर लीजिए। जहां जहां राजपूतों की जनसंख्या ज्यादा रही है वहां वहां पे चुनाव फंसा है। अब मैं आपको एक बांसगांव क्षेत्र का लोकल उदाहरण दे रहा हूं।
हमारे सटे हुए गोरखपुर कमलेश पासवान का। कमलेश पासवान मुश्किल से 4000 वोटों से जीते हैं, जबकि वहां पे ठाकुरों की आबादी करीब करीब 2 लाख के करीब है। सबसे ज्यादा ठाकुरों का बेल्ट जो है हमारा बांसगांव क्षेत्र है, और उसका ठीक इम्पैक्ट जो है खलीलाबाद में पड़ता है, वहां भी यही हुआ है। नीरज शेखर चुनाव हारे हैं, वहां भी यही हुआ। आप बांसगांव में जाइए, अजय राय बहुत ज्यादा चुनाव में, घोसी में चले आइए, ये जो आप पूर्वांचल की जितनी, यहाँ तक कि अखिलेश प्रताप सिंह को भी जितना सपोर्ट मिला है देवरिया में, सलभ वो जो शशांक मणि थे वो बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं। और दूसरे का छोड़िए, काजल निषाद को भी गोरखपुर सीट से, जहाँ पे योगी जी 5-5, 6-6 लाख वोट से जीते थे, वहां से ये अपना शुक्ला जी, रवि किशन शुक्ला जी जो हैं, वो मुश्किल से 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते हैं। तो इस बात को मान के रखिए कि योगी जी वाला फैक्टर यूपी में बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी जी ने भी अपना दांव चल दिया कि चलो ये अगर पूरी फुल पावर में, फुल स्ट्रेंथ में आएंगे तो हो सकता है कि उनका जो प्रोस्पेक्ट है, हो सकता है जैसे शिवराज सिंह चौहान इतना जीता हुआ, भारी बहुमत से जीता हुआ इंकम्बेंट को इन्होंने हटा दिया, हो सकता था ये हटा देते। तो कहीं योगी जी ने भी जानबूझ करके तो ऐसा नहीं चला कि देखिए क्यों, कैसे कह सकते हैं। देखिए, पूरे यूपी की प्रॉब्लम ये रही है कि इस बार पूरा यूपी जो था वो खाली योगी जी डील कर रहे थे। अमित शाह ने सबसे कम रैली की है, नरेंद्र मोदी ने सबसे कम रैली की है इस बार यूपी में, और योगी जी अपने हिसाब से कर रहे हैं। योगी जी का 2-3 बयान ऐसा है जो ब्राह्मणों की भावनाओं को भी अगेंस्ट गया है इस बार चुनाव की रैली के दौरान। हाँ, रैली के दौरान क्या बोला? गोरखपुर में डुमरियागंज से कुशल तिवारी सांसद चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको इन्होंने बोला था कि ब्राह्मणों का माफिया जो है वो चुनाव लड़ रहा है। तो इसका जो है पूर्वांचल में बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो ब्राह्मण बेल्ट भी उनसे नाराज हुआ है, जो कि वहाँ का जो समाज है उसका, आप ये मान के चलिए कि 6ठे और 7वें चरण में जितने सीटें थी उसमें सबसे ज्यादा डेंट बीजेपी को पहुंचा है। इस अभी जो चर्चा हुई आप लोगों से, उस पूरे चर्चा में एक जो लब्बो-लुबाब ये आया कि हिंदुत्व के ऊपर जातिवाद हावी रहा। आपने भी अभी राजपूत और ब्राह्मण 2 मेन फैक्टर पे डिस्कशन हुई, यानी कहीं ना कहीं हिंदुत्व बैक स्टेज में चला गया। बीजेपी का मेन एजेंडा यही था ना, हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पे तो आपको वोट नहीं मिला, ये प्रूफ हो गया। हिंदुत्व में पिछली बार 2019 में हार गया, हाँ? HD हार गया। कौन सा HD? हिंदुत्व और डेवलपमेंट हार गया। तो फिर अब बीजेपी बचा क्या? फिर क्या कोर एजेंडा तो कोई बचा ही नहीं। बचा है अभी, आप टेंशन नहीं लीजिए उसका। देश की जनता ने जो अभी मैंडेट दिया है, नहीं, आप क्या करेंगे फिर? डेवलपमेंट में वोट नहीं मिला, हिंदुत्व में वोट नहीं मिला। देखिए कई बार जनता को स्ट्रेटजी तो बदलनी होगी ना, फिर बिल्कुल बदलनी होगी, और स्ट्रेटजी बदलेगी भी। आप देखेंगे जैसे कि ये शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद के जो फैसले आते हैं आपको उसमें उनकी झलक दिखनी आरंभ हो जाएगी। और अभी तो कड़े फैसले लेने का समय आया है। कड़े फैसले में क्या? जैसे आप कह रहे हैं ना कि हिंदुत्व नहीं चला, HD हार गया। डेवलपमेंट यानी जब जाहिर सी बात है कि जैसे आपका मैं HD में पे जातिवाद थोड़ा सा हावी रहा है, परंतु थोड़ा सा हावी रहा है, थोड़ा सा हावी। भाई साहब पूरा PDA पे सपा की वोट का वो था, अलायंस था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो जातिवाद पे ही तो था, हावी थोड़ा सा था, बिल्कुल था, ये पूरा ही था। सर जो विपक्ष ने आरक्षण विरोधी एक एजेंडा सरकार के खिलाफ चलाने की कोशिश की, विपक्ष उसमें कामयाब हुआ है। यानी जातिवाद कामयाब हो गया, थोड़ा कैसे था। परंतु अभी जो सरकार का गठन होगा उसके बाद के जो फैसले होंगे, और आप देखते वो तो बात की बात है, अभी हम इलेक्शन रिजल्ट पे डिस्कस कर रहे हैं अभी कि ये जो सेटबैक है, क्लियर कट सेटबैक है ये। भाई आप एकदम से यूफोरिक हो, 400 पार और 370 पार का नारा दे रहे हैं, और आप मतलब आप 272 भी नहीं पा रहे। देखिए, इस बात को आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हिंदुत्व और डेवलपमेंट हार गया। देखिए, यूपी को जो मैंने मुद्दे गिनाए हैं खाली वही हावी है। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करिए तो पंजाब में भी बीजेपी का 5% से ज्यादा वोट इंक्रीज किया है। राजस्थान में तो पूरे के पूरा मतलब लगभग आधे पे आ गए, हरियाणा में आधे पे आ गए। आप ये गुजरात में 3 सीट हार चुके हैं, जो कि गुजरात उनका गढ़ माना जाता था। जो एक सीट है गुजरात में, एक सीट है। उन्हें वो कंफर्म था पहले से कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि वो जो कार्यकर्ता लड़ रहा था वो भाजपा का ही था। तो वो कर्नाटका में भी सीटें जो एक्सपेक्टेड थी नहीं आई, है ना। केरला में खाता खुला, बंगाल में जो इतना एक यूफोरिया था। देखिए,
कभी कभी ये होता है कि आपके वोट तो बढ़ जाते हैं, सीटें नहीं मिलती। तो इस बार भाजपा के वोट तो निश्चित रूप से बढ़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल में वोट बैंक बढ़ा है, कर्नाटका में वोट बैंक बढ़ा है, राजस्थान गुजरात जहां भी है, राजस्थान में भी वोट शेयर इंक्रीजमेंट है, पंजाब में भी वोट शेयर इंक्रीज हुआ है, हरियाणा में भी वोट ज़्यादा मिला है, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके पीछे केवल छोटा छोटा जो मुद्दा रहा है, जो सांसद थे उनकी एंटी इनकन्वेंसी जो थी वो इम्पैक्ट की है। और जातिवाद जो मुद्दा है वो हमेशा से रहेगा भारत की राजनीति में, हिंदू मुसलमान का मुद्दा वो हमेशा से रहेगा।